हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस हाटको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। उसी का जो है पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर का एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पहला वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको पूरा थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं, इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है उसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो आप लोग पहला वीडियो को देखिएगा, तभी ये चैप्टर जो है आगे आपको बहुत ही मजे के साथ समझ में आएगा और मजा भी आएगा। तो प्लीज आप लोग पहला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व में जो है आपका कौन सा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, जहां पर जिसको हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं। और 1500 से 600 ईसा पूर्व तक क्या हो गया, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि इसकी जो जानकारी है, यानी कि जो इस सभ्यता की जानकारी है, वो हम लोगों को वेदों से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। अब इस चैप्टर में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है पहला महाजनपद, जिसका नाम था मगध महाजनपद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आधुनिक बिहार, जिसका नाम पहले महाजनपद था। महाजनपद का मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे आज के जमाने में राज्य है, बिहार है, बंगाल है, यूपी है। ठीक है, उसी तरह मतलब झारखंड है, राजस्थान है, तो ये क्या है, राज्य है आपका। तो इसी राज्य को पहले जो है महाजनपद बोला जाता था। कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो उस समय इसको महाजनपद बोला जाता था, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है महाजनपद के बारे में, यानी कि जिसका नाम है मगध महाजनपद, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बनता है, वैदिक सभ्यता जो है आर्य लोगों के द्वारा बनाया गया था। ये कब से कब तक था, तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और ये क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। पूछा भी जाता है कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर 4 वेद पाया जाता है, किसमें, यानी कि ये सभ्यता, यानी कि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है टोटल 4 वेद उत्पन्न हुआ, 4 वेद पाया गया। पहला का नाम था ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही होगा, हम लोगों ने कल का वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रारंभिक या फिर आरंभिक बोल दीजिए। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, आपको जैसे पता है, इधर जो है मगध का जो है विकास हो रहा था, लेकिन मगध का विकास के साथ साथ जो है इधर मौर्य साम्राज्य भी अस्तित्व में आया था। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि ये जो मौर्य साम्राज्य है वो किसके द्वारा खोजा गया, या फिर इसके संस्थापक, इसकी स्थापना जो है किसने किया है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना किया था, यानी कि जो इसके संस्थापक है, जो फाउंडर है, वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो आपको बोलना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पूछेगा कब किया, तो आपको बोलना है लगभग 321 ईसा पूर्व में। कब किया था, लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब देखिए मौर्य साम्राज्य का जो शासन क्षेत्र है, यानी कि जो फैलाव है, वो कहां तक था, तो पश्चिम उत्तर में आपका अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको जब भी पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का जो फैलाव है, जो संस्थापक है, जो विस्तार है, वो कहां से कहां तक था, तो पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक जो है मौर्य साम्राज्य का फैलाव था, यानी कि शासन था। ठीक है, कलिंग पर विजय किसने पाई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग को जो है कलिंग पर किसने विजय पाई थी, तो आपको बोलना है अशोक ने। ठीक है, अशोक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अशोक का धम्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, धम्म की। ठीक है, अशोक ने जो है धम्म की शुरुआत किया था। तो कलिंग पर विजय किसने पाया था, अशोक ने पाई थी। और कलिंग जो है वो कहां पर है, अभी प्रेजेंट में अगर बात करें, वर्तमान में, तो ये जो है अभी उड़ीसा में है, यानी कि जो आधुनिक उड़ीसा है आपका, वहां पर आपका कलिंग है। ठीक है, तो कलिंग पर विजय किसने पाई थी, अशोक ने। और कलिंग अभी वर्तमान में कहां पर है, उड़ीसा में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, कब किया था, लगभग 321 ईसा पूर्व में। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, स्रोत, स्रोत का मतलब हो गया सोर्स, यानी कि हम लोगों को आखिर ये पता कहां से चला, मौर्य साम्राज्य, जिसको हम लोग मौर्य वंश बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको मौर्य साम्राज्य दे देगा, कभी कभी मौर्य वंश दे देगा, ये दोनों एक ही है, चाहे आप मौर्य साम्राज्य बोल दीजिए या फिर मौर्य वंश बोल दीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जो जानकारी है वो कैसे मिली, एक प्रश्न भी बनता है कि हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे पता चला। अगर आपको पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, तो आप सीधा बोलेंगे कि दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह पर गया, वहीं से जो है इसको हड़प्पा का पता चला। कैसे पता चला, तो खुदाई वगैरह कर रहा था और मुहर वगैरह मिल गया, अभिलेख वगैरह मिल गया, तो उससे हमको पता चला कि नहीं, एक सभ्यता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो उसी तरीके से ये जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश था, इसके बारे में जानकारी कैसे मिला, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है लिपि, लिपि के माध्यम से। अब कैसे, अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में कोई धातु में या फिर कोई मिट्टी का बर्तन में या फिर कोई पेड़ वगैरह में कुछ लिखा हुआ होता था, उसी को अभिलेख बोला जाता है।
तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है, जो ज्यादातर रिकॉर्ड है, वो कौन से भाषा में है? प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा मतलब क्या हो गया? एक भाषा जो कि राजा और प्रजा के बीच होता था, एक नॉर्मल भाषा जिसमें इशारा ज्यादा होता था, ठीक है। तो अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृतिक भाषा, जिसको हम लोग बोलते हैं जन सामान्य में मिला है, ठीक है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख जिसका नाम है अरामाइक, ये जो है यूनानी भाषा में पाए गए हैं। यानी कि पश्चिमोत्तर से एक अभिलेख पाया गया है जो कि जिसका नाम क्या है? अरामिक। ये कौन से भाषा में पाए गए हैं? यूनानी भाषा में। वहां पर भी जो है मौर्य वंश के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषाओं में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मैंने आपको ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के बारे में कल के वीडियो में पढ़ाया था। तो ज्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषाओं में, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। देखिए, हिंदी एक भाषा है लेकिन लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपका भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ज्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषाओं में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यूनानी और अरामाइक लिपियों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था, और एक यूनानी और एक अरामाइक, इन लिपियों का जो इस्तेमाल है वो कहां पर किया गया था? अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख मिला है वहां पर भी किया गया था। इससे पता चला कि ये जो यूनानी अभिलेख है, जो अरामाइक अभिलेख है और जो अफगानिस्तान का अभिलेख है, इससे हम लोगों को जो है मौर्य वंश के बारे में पता चला। तो ध्यान रखिएगा, यूनानी और अरामाइक में जो अभिलेख मिला था सेम वैसा ही लिखा हुआ जो है लिखावट, या फिर बोल सकते हैं वैसा ही जो आपका अभिलेख है वो कहां पर मिला? अफगानिस्तान में मिला। लेकिन जो इसका इस्तेमाल है वो अफगानिस्तान में भी मिल रहा था, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, तो लिपि के अनुसार हो गया, यानी कि हम लोगों को किससे पता चला? ये लिपि से, अभिलेख से। अब दूसरा पॉइंट है मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत जहां से हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली थी। प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में कैसे पता चला। देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के निर्माण करने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रकार का स्रोत का, यानी कि अलग अलग प्रकार का सोर्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में पता चला। सबसे पहला, मूर्ति कला का अध्ययन। मूर्ति कला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा मूर्ति वगैरह हर जगह हुआ करता था और यही मूर्ति से बहुत कुछ पता चल जाता था, ठीक है। तो मूर्ति कला का जो है गहन अध्ययन किया था, जिससे हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में पता चला था। दूसरा क्या है? मेगास्थनी द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इंडिका जो है, इंडिका एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। जैसे आपका वेद हो गया, मतलब कि मतलब कि सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं भगवत गीता, जैसे बोल सकते हैं कुरान, तो ये सभी क्या है? किताब का नाम है। तो उसी तरीके से एक किताब का नाम है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखा गया था, वहां पर भी जो है मौर्य वंश के दरबार यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे, तथा मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक का भी अध्ययन इतिहासकारों ने किया, जिसमें मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी हासिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट था आपका मूर्तिकला का अध्ययन, जहां से हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में पता चला। दूसरा था जो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखा गया था, वहां से भी जो है हम लोगों को किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में पता चला। और मौर्य वंश के दरबार में जो है, यानी कि दरबार कौन थे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो यहां से दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सबसे पहला, मेगास्थनीज जो है वो कहां का था? वो यूनान का था। ध्यान रखिएगा, यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? यूनानी राजदूत था, यानी कि वो यूनान का था, जो कि दरबारी था। किसका दरबारी था? दरबारी मौर्य वंश का दरबारी था, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया था, जहां पर आपको बहुत कुछ जानकारी दिया हुआ है मौर्य वंश के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा भी जाता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं उसको प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा या फिर चाणक्य के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक का नाम क्या है? तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है कौटिल्य या फिर चाणक्य, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। यानी कि मौर्य वंश के बारे में हम लोगों को अर्थशास्त्र भी पता चला है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस अर्थशास्त्र के कुछ भागों की रचना जो है वो कौटिल्य या चाणक्य ने भी की थी, जो कि चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। तो देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि मेगास्थनीज क्या था, तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का तो था, लेकिन वो क्या था? वो दरबार था। मौर्य वंश का क्या था? दरबार था, ठीक है। और वही भी अगर पूछा जाएगा आपको कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य या फिर चाणक्य, वो क्या था? तो वो जो है मिनिस्टर था। किसका? चंद्रगुप्त का। वो क्या था? मिनिस्टर था। और इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो इसके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया, जहां पर हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। अब अगला क्या है? जैन, बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों में। तो जैसे कि आप सबको पता है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म का भी उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था, और भी बहुत सारा ग्रंथ था, ठीक है। तो जैन ग्रंथ हो गया, जैन का जो ग्रंथ होता है जैन धर्म का, उसी तरह बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ होता है, और उसी तरह बहुत सारा पौराणिक ग्रंथ यानी कि पुरानी ग्रंथ होता है, जहां पर हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिला, ठीक है।
जैन बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। किसके बारे में जानकारी? मौर्य वंश के बारे में जानकारी। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। और अशोक जो है वो पहला सम्राट था। ये भी प्रश्न पूछा था, कौन ऐसा सम्राट था? पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए, अपने अधिकारी और प्रजा के लिए जो है, जनता के लिए जो है, जो भी संदेश वगैरह है वो कौन से भाषा में? प्राकृतिक जो पत्थर होते थे, या फिर वो प्राकृतिक पत्थर या फिर पॉलिश, इन दोनों पर जो है लिखवाए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो लिखवाया था ना, जो भी अभिलेख वगैरह अशोक जो लिखवाया था, वहां से भी हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिला था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत में मैंने आपको बताया। मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया था, वहां से भी अर्थशास्त्र के द्वारा, मतलब कि सॉरी, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था, वहां पर भी पता चला। जैन बौद्ध जो पुरानी ग्रंथ होती थी वहां से भी, और अशोक जो है वो लिपि वगैरह, मतलब कि वो अभिलेख वगैरह लिखवाए थे जहां से, ठीक है, तो वहां से भी हम लोगों को पता चला था। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि वहां का जो प्रशासन हुआ करता था, वो प्रशासन आखिर कैसा हुआ करता था, ये भी आपको यहाँ पर प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, साम्राज्य का प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में चर्चा जो है अशोक के अभिलेखों में विस्तारित रूप से किया गया है। यानी कि साम्राज्य का प्रशासन, वहां पर कानून वगैरह कैसे चलता था, सिस्टम कैसे चलता था, उसके बारे में जो चर्चा है वो कहां पर किया गया है? अशोक का जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है वहां पर जो है इसके बारे में फुल्ली डिटेल्स, यानी कि विस्तार से जो है चर्चा किया गया है। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन होता था, वहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मौर्य साम्राज्य का जो है शासन के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का शासन के प्रमुख कितने राजनीतिक केंद्र थे? टोटल 5 राजनीतिक केंद्र थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 5 राजनीतिक केंद्र क्या है, तो मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा आगे, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के शासन के अंतर्गत जो है वहां पर जो शासन चलता था, तो उसमें से सबसे पहला यही होता था कि वहां पर टोटल 5 राजनीतिक केंद्र होते थे। दूसरा प्रांतीय केंद्र जो है तक्षशिला था। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहां पर है? अभी जो है प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। स्वर्णगिरी, उज्जैनी, तोसली, ये सभी जो है वहां पर क्या थे? प्रांतीय केंद्र थे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र क्या था, तो एक तक्षशिला था, स्वर्णगिरी था, उज्जैनी था, तोसली था। ठीक है, वहां पर टोटल प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे, और राजधानी जो है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और अगर एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि मगध की राजधानी कहां पर है, तो मगध की भी जो राजधानी है वो भी पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र जो है वो कब बना था, ये भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य को प्रशासन का बात कर रहे हैं हम लोग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन मगध की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, लेकिन कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, उससे पहले कौन सा शासन था? उससे पहले राजगा था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, कि आपको पूछा जाएगा कि मगध का जो है राजधानी कहां पर है, तो मगध का जो राजधानी है वो राजगा, यानी कि राजगीर था। लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसका राजधानी को कर दिया गया पाटलिपुत्र। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी था वो क्या था? वो भी पाटलिपुत्र था, लेकिन कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। और एक जो तक्षशिला जगह है और एक जो उज्जैनी है, ये कहां पर था? लंबी दूरी वाले जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था, यानी कि जो बिजनेस वाला जो रास्ता था, वहीं पे ये दोनों स्थित था, यानी कि शहर ये दोनों रास्ते पे मिलता था। सुवर्णगिरी, जिसको सोने का पहाड़, स्वर्णगिरी का मतलब हो गया सोने का पहाड़, जो कि कहां पर पाया जाता है? कर्नाटक में, सोने की खदान के लिए उपयोगी था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भूमि और नदियों के मार्ग आवागमन के लिए काफी आवश्यक था। और मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से ढंग से सही से चलाने के लिए जो है, जो एक जमीन और एक नदी, इन दोनों का जो है रास्ता का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था आवागमन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन में टोटल आपको समझ में आ गया कि 5 राजनीतिक केंद्र था। राजधानी था आपका पाटलिपुत्र, प्रांतीय केंद्र जो है तक्षशिला था, स्वर्णगिरी था, उज्जैनी था, तेसिली था। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों जो है बहुत ही लंबी दूरी पर था, जो कि महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था। ठीक है, स्वर्णगिरी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोने का पहाड़, ये कहां पर था? कर्नाटक में था, जो कि सोने की खदान के लिए उपयोगी था। और मौर्य साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भूमि और नदियों का जो है मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था आवागमन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मौर्य साम्राज्य का शासन की जो है प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र में सबसे पहला है आपका पाटलिपुत्र, जो कि मगध की भी राजधानी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा प्रांतीय केंद्र, प्रांतीय केंद्र में एक आपका तक्षशिला आ गया, एक स्वर्णगिरी आ गया। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया। और तक्षशिला जो है कहां पर है? पाकिस्तान में है। स्वर्णगिरी, एक आपका तोसली और एक उज्जैनी, तो ये सभी क्या है? आपका प्रांतीय केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का टोटल
5 राजनीतिक केंद्र, ये पांचों का आप यहाँ पर हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये सभी 5 आपका क्या है, ये आपका प्रांतीय केंद्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, प्रांतीय केंद्र हो गया, स्वर्णगिरी हो गया, तोसरी हो गया और उज्जैनी हो गया। प्रांतीय केंद्र में तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला प्रांतीय केंद्र में कौन सा, तक्षशिला, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए अशोक का धम्म, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक का धम्म के बारे में। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, धम्म का अगर आप सिंपल सा मतलब समझे तो जैसे धर्म होता है, ठीक है, तो धर्म को ही हम लोग धम्म बोल सकते हैं। धम्म इसको क्यों बोला गया, क्योंकि अशोक जो है वो सभी धर्मों से जो है अच्छी अच्छी बातों को, सॉरी फॉर दैट, यानी कि जो अशोक सम्राट जो था वो सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को क्या किया, ले लिया और उसको मिला करके एक अलग धर्म बनाया जिसका नाम रखा गया धम्म। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धम्म आखिर अशोक ने क्यों कहा, उसको अशोक का धम्म क्यों बोला गया। तो क्योंकि अशोक ने जो है सभी धर्मों से जो भी अच्छी अच्छी बातें होती थी उसको जो है उठा करके एक अलग धर्म बना लिया जिसको रखा गया, जिसका नाम रखा गया धम्म। ठीक है, चलिए अब अशोक का धम्म में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो धम्म का जो प्रसार है किससे किया, अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, चलिए अशोक के धम्म के अनुसार बड़े के प्रति, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि अशोक के धम्म में क्या क्या था, यानी कि उसके द्वारा जो धम्म लाया गया था, जो धर्म लाया गया था उसके अंदर क्या क्या था, तो सबसे पहला था बड़े के प्रति आदर, यानी कि जो आपका सीनियर है उसके प्रति क्या होना चाहिए, आपको आदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी उससे आपको तू तड़ाक वाली बात नहीं करनी है, कभी भी आपको जो है चिल्ला के नहीं बोलना है। जो भी आपका बड़े हैं, एल्डर है, उससे हमेशा आपको अच्छे से बात करना। ठीक है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, और एक सन्यासी और एक ब्राह्मण इन दोनों के प्रति क्या था, उदारता। ठीक है, अर्थात सहानुभूति, और यानी मतलब कि उदारता का मतलब है सहानुभूति, यानी कि जो भी सन्यासी हुआ करता था उस समय और ब्राह्मण हुआ करता था उसके प्रति हमेशा सहानुभूति होना चाहिए। ये किसके अनुसार था, अशोक का धम्म, अशोक के द्वारा जो धर्म लाया गया था उसी के अनुसार था। ठीक है, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार, और उसके यानी कि उस जमाने में क्या होता था, दास होता था, दास मतलब एक प्रकार का जिसको खरीद लिया जाता था, और सेवक जो होता था, इन दोनों के साथ जो है अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दूसरों के धर्म का सम्मान, और साथ ही साथ जो दूसरे धर्म होते थे, जैसे कि अभी हिंदू जो है, अगर अभी हिंदू है तो मुस्लिम का रिस्पेक्ट करो, और जो मुस्लिम है वो हिंदू का रिस्पेक्ट करो। तो अशोक के धर्म के अनुसार यही था, सबसे पहला बड़े के प्रति आदर होनी चाहिए, दूसरा जो भी सन्यासी ब्राह्मण था उसके प्रति क्या होना चाहिए, सहानुभूति, तीसरा जो भी आपका सेवक था जैसे कि अभी मजदूर वगैरह है उसके प्रति आपको अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम करो चिल्ला के बोल रहे हैं, वैसे आपको नहीं बोलना है, आपको अच्छा से इज्जत से बोलना। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो दूसरा धर्म होता है उसका क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, धर्म के प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की, और अशोक ने जो है धम्म का, यानी कि इस धम्म का प्रचार करने के लिए, अशोक का धम्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने जो है धम्म महामात्र की नियुक्ति की, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, और धम्म का प्रचार करने के लिए उसने जो है धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, चलिए अब अशोक का धम्म यानी कि धर्म किसे कहते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, अशोक का धम्म यानी कि धर्म जो है वो किसे कहते हैं। देखिए, धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुदाता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना। तो ये जो है आपका अशोक का धम्म है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अशोक का क्या धम्म है। ठीक है, धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, कोई भी गुनाह ना करना, मृदुता, दूसरों के प्रति हमेशा आपको अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपके अंदर मधुरता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, आपको दान देने की आदत होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं दान। ठीक है, और आपको जो है बड़ों का, माता पिता का हमेशा आज्ञा का पालन करना होगा, जीव हिंसा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सभी जो है अशोक का धम्म में लिखा हुआ था। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग, मेगास्थनीज ने सैनिकों गतिविधियों के संचालन करने हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया है। इनमें से जो है हम लोग 6 समिति के बारे में, 5 समिति के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि मेगास्थनीज जो है ना, आपको जैसे पता है मेगास्थनीज क्या था, अभी मैंने आपको बताया मेगास्थनीज जो है वो यूनानी दरबार था। ठीक है, और वहीं पे आपको पूछा जाएगा अगर कि कौटिल्य जो है, जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है, वो क्या था, तो वो जो है किसका, चंद्रगुप्त का क्या था, बिल्कुल मिनिस्टर था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त का मिनिस्टर था, वो लेखक भी था किस चीज का, अर्थशास्त्र का। और मेगास्थनीज जो है किसका लेखक था, मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था, और वो जो है यूनान का था, जो कि दरबारी था। ठीक है, मौर्य वंश का दरबारी था। अब मेगास्थनीज के द्वारा जो है सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए, यानी कि चलते रहे, तो उसने जो है एक समिति का गठन किया, साथ ही साथ
6 उप समितियों का वर्णन किया। अब 6 उप समिति क्या होता है, एक समिति क्या होता है, हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला काम जो होता था, यानी कि जो पहला समिति का काम होता था वो है नौसेना का संचालन करना। ठीक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लाया गया था उसमें से समिति, उसमें जो पहला समिति था उसका क्या काम था, नौसेना का संचालन करना। जो दूसरा समिति था उसका काम क्या था, यातायात और खान पान का व्यवस्था यानी कि संचालन करना। ठीक है, तीसरा का काम क्या था, पैदल सैनिकों का संचालन करना। देखिए, पहला का काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरा काम था उसका जो यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह, गाड़ी वगैरह का उस समय जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब की व्यवस्था होती थी और खान पान जो भी होता था उसका संचालन करना। तीसरा का काम था जो पैदल सैनिक था, जो पैदल जाता था उसका संचालन करना। चौथा का काम था अश्वरोहियों का, ठीक है, अश्वरोहियों का काम करना। ठीक है, और वहीं पे जो पांचवा का काम था वो है हाथियों का संचालन करना। अब हाथियों का संचालन करना क्यों, क्योंकि हाथी जो है उस सब युद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था। ठीक है, तो पांचवा काम था हाथियों का संचालन करना। इसी प्रकार समिति और उप समितियों में काम का क्षेत्र बटा हुआ था और इसी प्रकार जो है एक समिति और एक उप समिति, इन दोनों में काम का जो ये है यानी कि क्षेत्र है बांटा गया था कि तुम ये काम करो, तुम नौसेना का संचालन करो, तुम जो है पैदल सैनिकों का संचालन करो, तुम जो है खान पान का ध्यान रखो, तुम जो है हाथियों का संचालन करो। तो इस तरीके से जो है काम जो है आपका बांटा हुआ था। ठीक है, चलिए अब मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये भी प्रश्न बनना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल वाला वीडियो में बताया था कि आखिर मगध जो है इतना मतलब इसके पीछे शक्तिशाली बनने के पीछे क्या क्या कारण है, तो आपको बहुत ही अच्छे से कल हम बताए थे पार्ट 1 में। ठीक है, वैसे ही आज आपका प्रश्न आया है मौर्य साम्राज्य जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों था, या फिर ये इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है, अभी भी जो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना शुरू किया तो इतिहास का जो प्रमुख कालखंड है वो मौर्य साम्राज्य को माना गया। यानी कि जब भी इतिहासकारों ने जो है इतिहास लिखना शुरू किया था तो सबसे पहला प्रमुख कालखंड जो है वो किसको मानता है, मौर्य साम्राज्य को माना गया। इस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, अर्थात औपनिवेशिक देश था। यानी कि 19वीं सदी में जब इसके बारे में लिखा गया तो उस समय भारत जो है वो किसके अधीन था, ब्रिटेन के। हम लोग ब्रिटेन का गुलाम थे। ठीक है, तो ब्रिटेन का उस समय जो है भारत अधीन था और इन्होंने महत्वपूर्ण कालखंड यानी कि प्रमुख कालखंड माना। किसने, इतिहासकारों ने जब इसके बारे में लिखना शुरू किया। किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। इतिहासकारों को आभास हुआ यानी कि फील हुआ कि अशोक जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो इतिहासकारों के अनुसार अशोक जो है वो क्या था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी कि बहुत ही अच्छे शासक थे। ठीक है, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना और इसके किए गए कर्म से सीख लेने की चेष्टा की। और 20वीं सदी का जो भी राष्ट्रवादी नेता हुआ करता था वो जो है अशोक का प्रेरणा का स्रोत बना। यानी कि अशोक जो जो अच्छे अच्छे काम किए उसको लिया गया और उसके काम से जो है सीख लिया गया। ठीक है, उसके काम से क्या लिया गया, सीख लिया गया। अब मौर्य साम्राज्य जो है 100 साल तक चल ही पाया था और मौर्य साम्राज्य जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। सिर्फ 100 साल के अंदर में ही जो है ये मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। यह उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। यहां तक साम्राज्य की सीमा अंदर भी अशोक नियंत्रण अथवा पकड़ एक समान नहीं था। और साम्राज्य की सीमा यानी कि जो ये आपका मौर्य साम्राज्य था तो इसके अंदर का जो सीमा था यानी कि जो जैसे मान लेते बिहार है तो बिहार के अंदर में अगर हम बोलेंगे कि नीतीश कुमार का जो कंट्रोल है वो हर जगह नहीं है तो आपको कैसा लगेगा कि नहीं हर जगह नहीं है। तो उसी समय जो मौर्य साम्राज्य था तो उसके अंदर में हर जगह जो है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण जो है अशोक का नहीं था। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंदर यानी कि बॉर्डर के अंदर अशोक का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है यानी कि जो पकड़ है वो एक समान नहीं था और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य सिर्फ 100 साल तक ही चल पाया था। ये जो है उपमहाद्वीप सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है कि यूनानी स्रोत आपका कौन सा हो गया, मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखा गया है उसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो टोटल जो है उस समय यानी कि मौर्य सम्राट के पास, ठीक है, मौर्य वंश के पास, मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक था, 30,000 आपका घुड़सवार था और 9,000 हाथी था। और हाथी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हाथी जो है युद्ध करने के लिए बहुत ही सक्षम उस समय माने जाते थे। अब देखिए, अद्भुत कला का साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूर्तियां जो कि साम्राज्य की पहचान होती थी, मूर्तियां से ही बहुत सारे साम्राज्य के बारे में पता चला है। ठीक है, अभिलेख जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो अभिलेख था वो बिल्कुल दूसरों से अलग था। और अशोक जो है वो एक महान शासक था और मौर्य साम्राज्य जो है वो सिर्फ 100 वर्ष तक ही चल पाया था। तो आप लोग हो सके तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मौर्य साम्राज्य 100 वर्ष तक ही चल पाया था। अशोक जो वो क्या था, एक महान शासक था और इसका जानकारी हम लोगों को मूर्तियां, अभिलेख वगैरह से तो मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया 3-4 जगह से। एक किससे, एक इंडिका से मिला, एक इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, एक अर्थशास्त्र मिला जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और एक मिला आपका एक अभिलेख से। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए दक्षिण के सरदार और राजा। सरदार क्या होता है, राजा क्या होता है, सरदार के मुख्य कार्य क्या होते हैं, दैविक राजा क्या होते हैं।
एक काम करते हैं हम लोग जो है ना वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आके जो आपका दक्षिण के सरदार और प्रजा राजा जो शुरू होगा ये बहुत ही आपका लेंदी टॉपिक है, फिर इसको हम पढ़ाएंगे तो फिर कम से कम 40 मिनट का आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आज यहीं तक रहने देते हैं, जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा, अद्भुत कला का साक्ष्य यहाँ तक रहने देते हैं, और कल जो है पार्ट 3 में हम लोग दक्षिण के सरदार और जो है आपका राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज जो भी अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक भी बार आपको नहीं बोले हैं, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए, तैयारी जल्द से जल्द उसको शुरू करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास अंत में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम लोग आपको बाजबता पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है जितने भी आपके दोस्त हैं उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी वो लोग जो है इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। जितना हो सके प्लीज शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और जितना आपको बोलते हैं उतना आप लोग कीजिए। 100% है आपका 450 प्लस मार्क्स जो है 100% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे उसको आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।